नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम जो है केमिस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी। और हमारा ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है। तो हमने पिछले लेक्चर तक देख लिया था ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पेपर 2 का पार्ट है। आपकी यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है, यूपीएससी सीएससी यूपीएससी सीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है, उसका जो पेपर 2 है केमिस्ट्री ऑप्शनल का, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं। ओके। सो देखिएगा दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉन्ड का पोलराइजेशन किस तरीके से होता है। जो ये ऊपर में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आपको जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप पढ़िएगा, उसमें आराम से लिखा हुआ है सारा कुछ। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से उसको पढ़िएगा। और जो है मेरी जब फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी तो मैं ऑब्वियसली फिर देखूंगा, डाउट क्लियरिंग वगैरह भी कुछ हो सकेगी तो लूँगा। चलिए ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। तो थर्ड लेक्चर में हम एंटर कर जाते हैं यहाँ से। और जो आपको याद रखना होगा ये बात कि जो दुनिया की ज़्यादातर एटम्स है, उनका इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल होता है दोस्तों। ओके। तो इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल होने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन, तीन प्रकार के मैकेनिज्म इस दुनिया में होते हैं। ये एकदम बेसिक है, इसलिए मैं आपको लिख लिख के नहीं दिखा रहा हूँ और ना ही मैंने उसकी स्लाइड बनाई है। ओके। वो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये एकदम ही बेसिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना पार्ट तो ओरली समझ में आ ही जाएगा। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। और जो है हमारा, हाँ, बेसिकली दो ही तो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें शेयर होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब यह है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ नीचे में, देखिए, ये जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने लिया है। ओके, जैसे ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो ये मीथेन के स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, CH4 यानी कि मीथेन, ये जो नजर आ रहा है आपको, देख पा रहे होगे आप। तो ये मीथेन के स्ट्रक्चर में दोस्तों, जो ये कार्बन कार्बन सेंट्रल एटम है और जो हाइड्रोजन है ये चारों ओर लगे हुए हैं उसको। ठीक है। तो ये सी सी इसमें क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम को चार हाइड्रोजन अटैच्ड एटम्स है। ठीक है। जो चार हाइड्रोजन है उनको हम कहेंगे अटैच्ड एटम्स, और जो सेंट्रल एटम रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है। ओके। अब देखिए दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगा। जो ऊपर नीचे लिखा है उसको मत देखिएगा, सिर्फ ये ऑर्बिटल डायग्राम को देखिएगा। सिर्फ ये ऑर्बिटल डायग्राम को देखिएगा। तो होता यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है, तो हम बचपन में क्या सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एच के न्यूक्लियस के आसपास भी घूमेगा कुछ टाइम, और कुछ टाइम कार्बन के न्यूक्लियस के आसपास भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। हम ऐसा सीखते हैं बचपन में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वो जो कंसेप्ट है ना बचपन का, आप भूल जाइएगा। वो बचपन का कंसेप्ट क्या है कि वो रुदरफोर्ड एटम थ्योरी के हिसाब से बताता है आपको कि जो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जब दो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है आधे टाइम सी के न्यूक्लियस के, जैसे सी और एच है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन जो है आधे टाइम सी के न्यूक्लियस के आसपास घूमेंगे और आधे टाइम जो है एच के न्यूक्लियस के आसपास घूमेंगे। ये क्या बोलता है, रुदरफोर्ड का मॉडल हो गया ये। रुदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है कि बीच में न्यूक्लियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ऐसा न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह जैसे प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, ये कहना मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। ये मतलब एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जो बना है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो जब हाइड्रोजन के आसपास जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक सर्कुलर पैटर्न में मूव करता है, क्योंकि हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होती है। और जब कार्बन के आसपास वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप में घूमता है, मतलब इस शेप में घूमेगा। मतलब घूमता है बोलने के बजाय इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटीज अगर आप प्लॉट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटीज अगर आप प्लॉट करेंगे, और एक एक बार अगर फोटो लेंगे आप, मान लीजिए ऐसा कोई इमेजिनरी माइक्रोस्कोप है जिससे आपने
CH4 का फोटो ले लिया, तो CH4 का जब आप फोटो लेंगे किसी इमेजिनरी माइक्रोस्कोप से जिसमें इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, तो आपको इस तरीके का शेप धारण किया हुआ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये इस तरीके से कार्बन के पास में, और ये सर्कुलर शेप में हाइड्रोजन के पास में। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट। ओके, तो अब से आपको वो रुदरफोर्ड का जो कंसेप्ट है और जो नील्स बोर का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, उस कंसेप्ट को भूल जाना है और क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में आ जाना है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं और यूपीएससी का केमिस्ट्री ऑप्शनल आपका इस तरीके के कंसेप्ट से नहीं निकलेगा। आपको जो है एडवांस कंसेप्ट लगाने होंगे क्वांटम मैकेनिक्स वाले। तो मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया, अब मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो एटम्स होते हैं दुनिया में, उनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण वो जो है स्टेबल नहीं होते हैं। अब वो देखिए, ऑक्टेट थ्योरी के भी कई बार ऑक्टेट थ्योरी के भी अपने लिमिटेशंस है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ऑक्टेट थ्योरी से काम चल जाएगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका ऑक्टेट थ्योरी से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टेट थ्योरी क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना, आपको आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आपको आता होगा, और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के वाले वीडियोस यूट्यूब पे कई हजारों वीडियोस हो गए, वो वीडियोस पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लीजिए सारे एटम्स का, उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अगर मैं यहाँ सिखाऊंगा तो ये जो कोर्स है ये 1500 लेक्चर का हो जाएगा, और मैं वो नहीं चाहता। तो 1500 लेक्चर का कोर्स ना बने, उसके लिए ये जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आता हो, ठीक है। और आप केमिस्ट्री ऑप्शनल लेने वाले स्टूडेंट यदि हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग तो होगा ही कि आपका 11-12 तक का तो केमिस्ट्री एकदम झकास होगा बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो देखिए, तो जो आउटरमोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट ऑक्टेट का हम लेते हैं, जब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं एटम्स, ओके। और जब आउटरमोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है एटम्स में। तो एटम्स क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो ट्राई करता है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। और जो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है तो वो सुन लीजिए। आयोनिक बॉन्ड मतलब, आयोनिक बॉन्ड में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा का सीधा डोनेट कर लिया जाता है या तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है या तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो उसमें कैटायन और एनायन फॉर्म हो जाता है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन और एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज आयन। तो जब आयोनिक रिएक्शन होती है तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, फॉर एग्जांपल, तो NaCl में Na पॉजिटिव फॉर्म में होता है और Cl निगेटिव फॉर्म में होता है, क्योंकि क्योंकि जो है जो हमारा कंपाउंड होता है NaCl वो आयोनिक होता है बेसिकली। तो उसमें सोडियम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन में जो है निगेटिव चार्ज होता है, ओके। लेकिन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी नजर आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड नजर आएंगे, वो यूजुअली नॉन पोलर किस्म के ही नजर आएंगे। नॉन पोलर का मतलब मेरा यह है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग से बने हुए वाले नजर आएंगे। ऐसे क्लियर कट एनायन और कैटायन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम ही नजर आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि CH4 मीथेन हो गया, तो CH4 मीथेन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सी पे -4 चार्ज है और 4 H पॉजिटिव आयन उसको लटके हुए हैं। ऐसा होता है कि CH4 में नहीं, CH4 में जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखा है, और फोर्स विच बाइंड्स एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके, अब लोन पेयर क्या होता है इसको भी जान लीजिएगा। मैं बताता हूँ लोन पेयर क्या होता है। देखिए, लोन पेयर जो होता है ना, तो लोन पेयर क्या होता है कि जो वैकेंट सेल, जैसे यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है दोस्तों। ये CH4 का मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सिखाऊंगा आगे, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये वाले को भूल जाइए और 1 मिनट के लिए सिर्फ ये 3 कंसिडर कीजिए आखिरी के। मान लीजिए कि ये ओरिजिनली ही एटम में थे, ठीक है। तो क्या होगा, तो उस केस में जो है, मतलब कि जो ऐसा, देखिए लोन पेयर का मतलब मैं आपको वर्ड्स में बता देता हूँ, मेरे पास स्लाइड नहीं है उसकी। लोन पेयर का मतलब आपको बता देता हूँ। CH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन कुछ एटम्स होते हैं, जैसे Cl2O, ठीक है। ये Cl2O जो एटम बनता है, Cl2 मतलब डाइक्लोरो ऑक्सीजन, ठीक है। तो डाइक्लोरो ऑक्सीजन में, या फिर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2, ठीक है। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में जो फ्लोरीन होता है
उसके पास में 3 लोन पेयर होते हैं OF2 में, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। ठीक है, 3 लोन पेयर होते हैं। 3 लोन पेयर क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ओके, तो हम टॉपिक से ज्यादा डाइवर्ट नहीं करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, तो फोर्स विच बाइंड्स एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो देखिए, या तो एटम सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन, फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energies to give a new set of orbitals of equivalent energy is called as hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए, एक कंसेप्ट आपको मैं कंडीशंस बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए। जैसे एक एस है, मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, तो sp3 ऑर्बिटाइजेशन हो जाएगा उनका तीनों का मिलन होके। एक एस ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल यदि मिल जाती है तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आ रही है बात? यदि एक एस ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, तो एक एस और 2p अगर मिल जाती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? ओके, तो देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन मीथेन पे चलते हैं। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 1s और 3p। ओके, देखिए तो सबसे पहले क्या होता है कि एक एक जो कार्बन होता है ना, उसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1 2py1। अब यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स जो है इसको 2p2 भी लिख देते हैं। 2p2 क्यों लिखा? देखिए p ऑर्बिटल के 3 पार्ट होते हैं, px py और pz, है कि नहीं? तो 2p2 मतलब px 2px 2py और 2pz उसमें होता है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जब कार्बन होता है तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 होता है। ओके, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये जो 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2pz0 जो है, 2pz0 में एक इलेक्ट्रॉन 2s2 का चले जाता है। तो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2pz0 में गया तो क्या हो जाएगा? 2s1 हो जाएगा और 2pz1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरीके से जो कार्बन है ये टेट्रावैलेंसी शो करता है इंस्टेड ऑफ डाईवैलेंसी। समझ में आ रही है बात आपको? ओके, तो अब ये टेट्रावैलेंसी दिखा रहा है। अब ये एस और ये 3p मिल जाएंगे। ठीक है, ये एस और ये 3p जो है ये मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये एस यहाँ, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, ये हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये इसी को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है, जैसे 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, तो हायर एनर्जी लेवल पे जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाना। तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए। और फिर जो 1s है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो 1s में घूम रहा होता है। तो जो 1s जो है फिर ये इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जो है ओवरलैप कर जाती है, तो कुछ इस तरीके से। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है एक दूसरे के बीच में। मतलब ये जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट कह लो, या तो 109 डिग्री 109.5 डिग्रीज कह लो। ठीक है, क्योंकि 28 मिनट ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये मीथेन का ऑर्बिटल मॉलिक्यूल हुआ। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ये इनके जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आपको ये खुद ही सेल्फ रीड करने पे सब कुछ समझ में जो है आ जाने वाला है। समझ में आ रही है बात आपको? और ये यहाँ पे सब लिखा हुआ भी रहने वाला है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट या तो 109.5 डिग्री कह लो, और बॉन्ड लेंथ जो है 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा होपफुली आपको, आप सभी को। और जो है जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो और चीज़ें क्लियर होगी आपके सामने। ओके, तो अभी ये लेक्चर को इतना ही रखते हैं। और मैं ये फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एकदम डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये बेसिक है। इसमें डीप में क्या क्या ही डीप में जाऊँ इसमें जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको सब कुछ माल पानी जितना भी है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा
और जो पीडीएफ है आपको रीड कर लेनी है, तो आपकी 2 लेक्चर जो है ये कवर हो जाएंगे, और उसके बाद में थर्ड लेक्चर पे मैं चलूँगा, और थर्ड लेक्चर के ऑनवर्ड्स फिर ये फोर्थ लेक्चर पे चलूँगा। उसके बाद में जो है फिर एडवांस लेवल आपका शुरू हो जाएगा अगले लेक्चर से। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।